वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। चलिए दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, तो बातें तो होती ही रहेंगी, आप भी करेंगे मैं भी करूंगा। चलिए बीच बीच में चलती रहेंगी। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा हिंदी का क्वेश्चन है, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वक्त लगेगा और आप इसको टाइम दीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। पहले क्वेश्चन में कहा है, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह है। देखो, जिनकी ध्वनि केवल मुख से यानी मुख से निकलती है, तो वो कौन से होते हैं? वृत्ताकार स्वर होते हैं, समृद्ध स्वर होते हैं, अनुनासिक स्वर होते हैं, या निर्नुनासिक स्वर होते हैं? तो भैया वे होते हैं आपके निर्नुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर की बात हम करें तो ये कैसे होते हैं, मतलब जैसे जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निर्नुनासिक स्वर होते हैं। और अनुनासिक स्वर की यदि हम बात करें तो अनुनासिक स्वर वो होते हैं, जैसे आपका अंगा हो गया, उच्चारण में वायु ध्वनि मुख के साथ साथ से भी निकलती है, ठीक है ना। और यदि हम बात करें वृत्ताकार स्वर की, तो वृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल होता है, जैसे उ, ओ, औ, है नी। और समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पहचाने। ठीक है, तो भैया ये जो अनुसांगिक है, ये ऑप्शन नंबर बी वाला सही लिखा हुआ है, बाकी गलत है लिखे हुए वर्तनी की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो 3 में कहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, मतलब 3 शुद्ध लिखे हुए हैं, कोई सा एक है जो अशुद्ध है, मतलब गलत लिखा गया है, और वो गलत कौन सा है वो ही हमें छांटना है। तो देखिए, निश्चेष्ट ये गलत लिखा गया है, और ये ही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। भाई हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? ठीक है, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? तो गरीब जो है भैया वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गरीब बहुत सारे होते हैं, औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है ना। तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया गरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहा है? इसमें क्या रखा है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पे ना पड़कर कर्म पे पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? देखो भैया, जिस क्रिया का फल कर्ता पे ना पड़कर किस पे पड़े? कर्म पे पड़े, उस क्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, यानी कर्म के साथ जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे हम कहते हैं राम आम खाता है, मोहन साइकिल चलाता है, तो ये सब क्या है? सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो 6 में क्या कहा है? 6 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी अब भूख बढ़ती जा रही है, तो ये क्या है? अब भूख बढ़ती जा रही है, तो ये भैया प्रगति धोतक होगा, ठीक है ना। यानी धोतक है किसका? प्रगति का, यानी भूख जो है वो बढ़ती जा रही है। प्रगति धोतक पक्ष यानी ऐसे वाक्य जिनके क्रिया में लगातार वृद्धि होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? हम प्रगति धोतक शब्द कहते हैं। जैसे अब भूख बढ़ती जा रही है, बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये सब क्या है? ये प्रगति धोतक बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या कहा है, जरा देख लीजिए इसको भी। 7 में हमसे कह रखा है कि 19 शब्द में उपसर्ग क्या है? जो 19 शब्द है इसमें उपसर्ग की यदि हम बात करें तो उन आपका उपसर्ग बैठेगा, और उन कहाँ दे रखा है? ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी वाला है ना, ये होगा उन, ठीक है। 19 में उपसर्ग उन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। जैसे और बात करें, 59 हो गया, 39 हो गया, 29 हो गया, 19 हो गया, ठीक है। तो इनमें सब उन उपसर्ग होता है। उपसर्ग वह होता है जो किसी शब्द के शुरू में लगता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 8 में क्या कहा है? 8 में क्या रखा है? सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए।
मतलब जो सभ्य व्यक्ति होते हैं वो किसी का अपमान नहीं करते। तो ये सभ्य के बारे में हमसे पूछ रहा है कि विलोम शब्द का चयन कीजिए। सभ्य का विलोम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे यही पूछा है। तो सभ्य का विलोम होगा असभ्य। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 में हमसे कहा है कि उपत्यका का विलोम है। तो देखिए उपत्यका के यदि विलोम की हम बात करें तो इसका विलोम यानी उल्टा हो जाएगा आदित्य का, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, चलो बताओ क्या होगा 10 का आंसर। आपको मौका दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए जल्दी से। देखिए 10 में कह रखा है कि जो किनारा है का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतलब ये जो किनारा दिया है इसका पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो इसका शब्द जो है ये कर नहीं है, क्योंकि कर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं, हिंदी में ऋण बोलते हैं, ये नहीं है। बाकी तट, मुहाना, तीर ये सब किनारे के पर्यायवाची शब्द हैं। हमसे पूछा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11। 11 में हमसे कहा है कि मनसिज का पर्यायवाची है। जो मनसिज शब्द दिया है ये इसका पर्यायवाची है कौन सा, वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की यदि मैं बात करूं तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा कामदेव, ठीक है ना। कामदेव इसका पर्यायवाची हो जाएगा। कामदेव के पर्यायवाची की यदि हम बात करें तो मदन होता, मकरध्वज होता, केतन होता, मनोभव होता, कंदर्प होता, नंग होता, पुष्पधनबा होता है, और मीन केतु या रतिपति ये सब कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसमें 12 में क्या कह रखा है, 12 में हमसे कहा है कि ओग का पर्यायवाची है। मतलब ये जो ओग शब्द दिया है इसका पर्यायवाची कौन सा है वो हमें बताना है। चलिए बताइए। ओग का पर्यायवाची हो जाएगा ढेर। मतलब ढेर का पर्यायवाची है ओग, है ना। और ढेर के अन्य पर्यायवाची क्या करेंगे, तो राशि हो जाएगा, जमाव हो जाएगा, पुंज हो जाएगा, अंबार हो जाएगा, ये सब ढेर के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें कहा है कि शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। मतलब अम्बुज का अर्थ क्या है, अम्बुद का अर्थ क्या है, इन दोनों के अर्थ को लेकर के यदि हम बात करें तो कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही होगा, ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 13 में। तो देखिए अम्बुज का अर्थ होता कमल और अम्बुद का अर्थ होता बादल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कमल और बादल ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। देखो जिसका जन्म पहले होता है उसे अग्रज बोल देते हैं, और जिसका जन्म बाद में होता है उसे अनुज बोल देते हैं। मतलब छोटा कहते हैं, नहीं ये मेरा अनुज भाई है, अनुज मतलब छोटा भाई होता है ना, ठीक है। अच्छा अग्रजा किसे कहते हैं, बड़ी बहन को अग्रजा कहते हैं, ठीक है। और अग्रज मैंने बता दिया जो पहला हुआ, और ज्येष्ठ का मतलब भी बड़ा ही होता है। वही हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या कहा जरा इसको भी देख लीजिए। 15 में हमसे कहा है कि जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ग वर्ण में हुआ हो के लिए प्रयुक्त शब्द होगा। देखो जिसका जन्म छोटी जाति में होता है उसको क्या कहेंगे, अंत्यंज कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जिसका जन्म छोटी जाति में होता है उसे अंत्यंज बोलते हैं, और जो अंडे से पैदा होता है उसे अंडज बोल देते हैं, जो छूने योग्य ना हो उसे क्या बोलते हैं, अछूत बोल देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 में कहा है श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो भैया श्रद्धानंद का संधि विच्छेद जो होगा श्रद्धा प्लस आनंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। श्रद्धा प्लस आनंद यानी श्रद्धानंद, ठीक है। हाँ ये दीर्घ, जो दीर्घ स्वर संधि है उसका उदाहरण है ये। ए ई उ आदि जो स्वर आते हैं ये एक दूसरे से मिलाप कर लेते हैं। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 में कहा है कि निम्न में से कौन सा उच्छावास का संधि विच्छेद है। तो देखिए उच्छावास का संधि विच्छेद हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 17 में, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा उत्त प्लस श्वास यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्त प्लस श्वास यानी उच्छावास। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 में क्या कहा है, 18 में कह रखा है कि
यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है? मतलब ये जो हाथों हाथ शब्द दिया है ना, इसमें हमसे समास पूछा है, कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपके लिए समय दे देता हूँ, आप बताइए इसमें कौन सा समास है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अव्ययीभाव समास इसमें हो जाएगा। भाई हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या कहा है? 19 में कह रखा है कि गंगा तट में कौन सा समास है? गंगा तट अर्थात गंगा का तट, ठीक है ना। गंगा पद में यदि मैं बात करूं तो इसमें तत्पुरुष समास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो देखिए गंगा का तट वो भी संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना। काकी के जो आते हैं ये संबंध को दर्शाने के, देखो सारे ही तत्पुरुष दिए हैं लेकिन ये गंगा का तट यानी का जो है वो संबंध को दर्शाने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी है यदि हम बात करें, ठीक है। हाँ, आगे क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। 20 में क्या कहा है? 20 में कह रखा भारत के रस सूत्र, भारत के रस सूत्र निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? मतलब जो भारत है, भारत का जो रस सूत्र है उसमें किसका उल्लेख नहीं है, ये हमें बताना। क्वेश्चन नंबर अगर 20 की हम बात करें तो ये रस सूत्र की बात करें तो स्थाई भाव का नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं रस के संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, वो भरत मुनि है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है और उसमें स्थाई भाव को जगह उन्होंने नहीं दी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो 21 में क्या कहा है? 21 देख लीजिए। 21 में कह रखा है कि माया महाठगनी हम जानी, मतलब माया जो है महाठगनी है ये हमने जान लिया है। त्रिगुण फास लिए कर डोले बोले मधुर वाणी, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं। जब एक से अधिक अर्थ हो किसी शब्द के तो वहां श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। चलिए माया की बात कर दिया यहाँ पर। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 में कहा है हमसे कि ज्योतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। ज्योतियों में दाल बांटना इसका मतलब हो जाएगा कि लड़ाई झगड़ा हो जाना, ठीक है ना। जब लड़ाई और झगड़ा होती है तो तरह तरह की बातें होती हैं। अर्थात यदि हम बात करें तो ज्योतियों में दाल बांटना ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा है जरा देख लीजिए। नेक्स्ट हमसे क्या रखा है? इसमें हमसे कहा है कि देखो और बढ़ा लेते हैं आगे। हाँ, ये कह रखा है कि 23 से लेकर के 25 तक, 23 से 25 तक आपने क्या करना है, इस गद्यांश को पढ़ना है और उत्तर देने हैं। देखो गद्यांश पढ़ते हैं भाई। ये कह रखा है यह कहीं ज्यादा अच्छा होगा कि लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक छानने की बजाय थोड़ी सी यांत्रिक शिक्षा प्राप्त करें, जिससे काम धंधे से लग कर अपना पेट तो पाल सकेंगे। जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती, सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वह भी कोई शिक्षा है। आगे चलते हैं। अब देखिए गद्यांश के आधार पर पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ये कह रही है जीवन यापन के लिए कैसी शिक्षा चाहिए। तो गद्यांश में हमसे क्या कहा था? कह रही है यांत्रिक शिक्षा के बारे में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा व्यक्ति के किन गुणों का विकास करने वाली होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 24 की यदि हम बात करें तो उसने कहा कि सामर्थ्य एवं साहस वाली शिक्षा होनी चाहिए। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो 25 में क्या कहा है कि व्यक्ति से अपेक्षित है कि वह, मतलब व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह जो है जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सेशन हमारा शुरू होता है अंग्रेजी का, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू है। 26 में क्या कहा है?
जरा ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए इसको। इसमें कह रखा द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट वन parts. One of them many contain an error. Select the part that contain the error. देखो कुल मिलाकर के हमें वो पार्ट सेलेक्ट करना है जिसमें एरर है। एरर का मतलब होता है गलती। क्या कहा है? मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन मैनी myths अबाउट आवर फूड एंड डाइट। देखिए ये मॉडर्न साइंस जो है ना, ये एक वचन है, तो एक वचन के साथ एक वचन क्रिया आएगी, यानी हैव के स्थान पर है जाता। अब देख लो ये डी पार्ट में एरर है, यानी इसमें एरर है और ये दिया है डी पार्ट में। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 में क्या कह रखा है? 27 में हमसे कहा है कि fill in the blank with the most appropriate word. The appears to be rather rough today for the slip to swell. यानी देखिए यदि हम बात करें यहाँ पर तो वेदर का प्रयोग होगा, क्योंकि मौसम की बात कर रहा है। इन्वायरमेंट होता वातावरण, सॉरी इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट होता पर्यावरण, इन्वायरमेंट होता पर्यावरण, और एटमॉस्फेयर होता वातावरण, और क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है आपका जलवायु। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो 28 में क्या कहा है? 28 में हमसे कह रखा है, देखो थोड़ा बड़ा है, आ गया पूरा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। मतलब हमसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं हम। जरा वाक्य पढ़िए एक बार, वाक्य में क्या कह रखा है। बहुत इजी है और एकदम आसान तरीके से आपका ये हो जाएगा। इसमें कहा है कि सीमा सेड टू हर डॉटर, यानी सीमा ने अपनी लड़की से कहा डोंट गो नियर द वॉल, यानी जो है दीवार के पास मत जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की यदि हम बात करें तो देखिए सीमा सेट, सीमा हो जाएगा डोंट, यानी यहाँ पर डोंट हो जाएगा। और यदि हम बात करें तो हर डॉटर अपनी पुत्री से कह रही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, वो चेतावनी दे रही है तो क्या हो जाएगा? वर्निड हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 में क्या कहा है जरा इसको भी देख लीजिए। 29 में कहा है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, मतलब इसकी पैसिव वॉइस बतानी है हमें। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं तो इसमें वी आल रिगार्ड लीजी एज एन एक्सपर्ट। ठीक है ना, तो देखिए ये जो लीजा दिया है पहले ये आ जाएगा, और वी आल रिगार्ड, तो यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग दिया है, और यदि हम बात करें तो हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, इज आर एम का प्रयोग करना है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या कह रखा है 30 में? ध्यान दीजिए। 30 में हमसे कहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, मतलब हमसे पूछा है ईडियम। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या आएगा इसमें। ये कह रिया है कि बटरफ्लाइज इन द स्टोमच, मतलब तितली के पेट में दर्द है, तो कहने का मतलब है तितली बेचैन है, और जब बेचैन है तो बीइंग नर्वस, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बेचैन होना। ठीक है, इसका अर्थ होता है बेचैन होना, पेट के दर्द से बेचैन है। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या कहा है? इसमें क्या रखा है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी एक्ट ऑफ गिवनिंग अप द थ्रोन। देखिए यानी एक्ट में कार्य, ऑफ गिविंग माने त्याग, गिविंग अप त्यागना, द थ्रोन माने सिंहासन, यानी सिंहासन को त्यागना। तो यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा अब्डिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसका अर्थ होता है त्याग करना, यानी राज त्यागना। वहीं अगर हम बात करें रिमेनुसेशन, इसका अर्थ होता है परित्याग करना। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी की यदि हम बात करें, अरे भाई क्या कर रहा है, इसमें कहता रिग्रेशन, और रिग्रेशन की यदि हम बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका होता है त्याग पत्र,
और वही अवेंडमेंट की बात करें तो इसका अर्थ होता है परित्याग करना। तो आपका ये हो जाएगा राज त्याग करना, ऑप्शन नंबर ए। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 में क्या कहा है, in the following question four words have been given out, which one word is incorrectly spelled, select the incorrectly spelled word। मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है इनमें से जिसकी स्पेलिंग गलत दे रखी है। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है इसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग गलत है। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। इसकी शुद्ध स्पेलिंग यदि लिख देंगे तो इसकी शुद्ध स्पेलिंग क्या होती है, शुद्ध स्पेलिंग होती है इसकी IRREPRASSIVL ही करेक्ट होती है। ठीक है ना, हाँ, जिसका अर्थ होता है स्थिर। क्वेश्चन नंबर 33 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दिया है आपका डिस्पेंडेंट, इसका हमें सिनोनियम बताना है। सिनोनियम का मतलब होता है इसका पर्यायवाची शब्द हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए पहले ये डिस्पेंडेंट जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है उदास या हताश। अब ऐसी उदास या हताश किसका होता है, तो ये होता है आपका डिप्रेस्ड, ऑप्शन नंबर डी। इसका ये हो जाएगा उदास या हताश, ये आपका राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। वहीं यदि हम बात करें ये जो दे रखा आपका एनर्जेटिक, इसका अर्थ होता है ऊर्जावान या शक्तिशाली। और नेचुरल इसका अर्थ क्या होता है, इसका तटस्थ होता है, उदासीन होता है। और चीपफुल का मतलब क्या होता है, चीपफुल का मतलब होता है आपका हंसमुख या प्रसन्न। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 में क्या कहा है, 34 में कह रखा है सिलेक्ट द सिनोनियम गिवन वर्ड। मतलब ये है इंटेलिजिबल, इसका हमें सिनोनियम बताना है। ठीक है ना, इन इंडेलिबल, इंडेलिबल का सिनोनियम बताना हमें। सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, जो ऊपर पूछा था वही हमसे नीचे यहाँ पर पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 की यदि हम बात करें तो इसका इंडेलिबल का अर्थ होता स्थाई या एमिट, जिसे मिटाया ना जा सके, स्थाई होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, वहीं हम बात करें इलिजिबल, इसका यानी इलिजिबल इसका अर्थ होता है आपका अस्पष्ट या अपठनीय। ठीक है ना, और यदि हम बात करें ये दे रखा इनफेरिटिव, तो इसका हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है प्रभावहीन। और यदि हम बात करें इलीगल, इसका अर्थ होता है गैर कानूनी या अवैध। आगे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 में क्या कहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड्स। एंटोनियम का मतलब होता है उल्टा पूछा हमसे, विपरीत पूछा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो भाई, ये जो दे रखा आपका क्या दे रखा है कंप्लीसेंट, इसका हमें जो है ना उल्टा बताना। तो पहली बात तो कंप्लीसेंट जो है इसका हमें हिंदी अर्थ पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है प्रसन्न। क्या होता है इसका अर्थ, लो लिख देता हूँ, इसका अर्थ होता है प्रसन्न। ठीक है, अब ऐसी कौन सा इनमें वर्ड होगा जिसका अर्थ प्रसन्न होगा, तो ये जो हम्बल है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ भी प्रसन्न होता है। ठीक है, वहीं हम बात सॉरी सॉरी प्रसन्न नहीं होता है, इसका उल्टा पूछ लिया है ना, तो इसका हो जाएगा उदास। क्या हो जाएगा इसका, उदास, उदास हो जाएगा। ओहो ये सही गलत, उदास हो जाएगा इसका। वहीं हम बात करें जो आपका सेटिस्फाइड दे रखा है, इसका अर्थ होता है संतुष्ट, संतुष्ट इसका अर्थ होता है। और अगर हम इसकी बात करें कॉन्डिफेंट की, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आत्मविश्वासी। ठीक है ना, कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी, इसका आत्मविश्वासी होता। और ट्रस्टेड का अर्थ क्या होता है भैया, इसका अर्थ होता है यकीन या आस्था या विश्वास, यकीन लिख दो। ठीक है, तो आपसे उल्टा पूछ रहा था, 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम, यानी ये जो दिया है इसका एंटोनियम बताना है, यानी एंटोनियम बताना है इसका प्रिम का। ठीक है ना, तो प्रिम का अर्थ क्या होता,
प्रेम का अर्थ होता है औपचारिक या शिष्टता प्रिय, ठीक है, औपचारिक लिख देते हैं, औपचारिक, इसका अर्थ होता है औपचारिक। अब यदि हम बात करें तो हमें इसका विलोम बताना है क्वेश्चन नंबर 36 में, तो इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका अर्थ क्या होता है, इसका होता है अस्त व्यस्त, ठीक है ना, अस्त व्यस्त इसका अर्थ होता है, ठीक है। आगे यदि हम बात करें जो प्रिंसिपल है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है सिद्धांत। देखिए जो आपका स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है उसकी स्पेलिंग चेंज होती है, ठीक है ना। और इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, इंटेलेक्चुअल, इसका अर्थ जो होता है भैया वो होता है बुद्धिमान या बुद्धिमत्ता पूर्ण, ठीक है, बुद्धिमत्ता पूर्ण इसका अर्थ होता है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो 37 में क्या कहा है, इसमें कहा है कि फिल इन द ब्लैंक। देखिए राजा, द हाउस बिफोर हरी गोट देयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रयोग होगा वो आपका हेड का होगा, यानी कहने का मतलब बिफोर माने पहले, तो यहाँ पर पास्ट की बात चल रही है। और पास्ट की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है ना हेड लेफ्ट का प्रयोग होगा, क्योंकि ये वाक्य जो है दो क्लाउज यानी बिफोर से जुड़ा हुआ है, दो क्लाउज का बना हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 की यदि हम बात करें तो 38 में क्या कह रखा है, 38 में कहा है फिल इन द ब्लैंक भरना है, यानी प्लीज सिंग दीज डॉक्यूमेंट्स इंक सो दैट दे कैन बी परवेस्ट, ठीक है ना, परफेक्ट। यानी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 में हमसे क्या पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक पूछ रहा है, तो यहाँ पर इनका प्रयोग होगा, ठीक है ना, इन इंक, डॉक्यूमेंट्स में इंक, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 में कहा रखा है कि सुशांत सुशांत रोहित। देखिए दो व्यक्तियों को यदि हम जोड़ें और जोड़ने के संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ पर एंड से दो को जोड़ेंगे, यानी वो दोनों सुशांत और रोहित। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। 40 में क्या कहा है, कह रहा खाली जगह भरनी है, इसमें भी ये कह रहा ऑफ दीज बॉयज इज डूइंग एनीथिंग वर्थ वेल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 की यदि मैं बात करूं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग होगा, और ये है नन, नन ऑफ दीज, ठीक है ना, आपने सुना होगा नन ऑफ दीज बॉयज, यानी कोई भी नहीं, ठीक है। 40 में ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रूल बोथ के साथ दो व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसलिए दो या दो से अधिक के लिए हम प्रत्येक में सिंस का भी प्रयोग कर देते हैं। आगे बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 की। तो 41 में क्या कहा है भैया, इसको भी देख लीजिए। 41 में हमसे कह रखा है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, कौन सा, ये कह रखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक विद द फील्ड विद द एप्रोप्रिएट वर्ड सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर, ठीक है ना, यानी चार विकल्पों में से एक विकल्प हमें चुनना है। क्वेश्चन नंबर 41 की यदि हम बात करें तो 41 में कह रखा है क्या, देखो कहा करिश्मा हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल्स वेयर, ठीक है, करिश्मा जो है वो पूर्ण नहीं है, एबल योग्य नहीं है, टू रिकॉल कॉल के लिए, वहां करने के लिए। तो 41 का जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। भाई हम बात कर रहे हैं 42 की, इसमें चूज द ऑप्शन विच गिव द करेक्ट एवरेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 की यदि हम बात करें तो 42 का डी आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। हाँ ये कह रहा है चूज द ऑप्शन विच गिव इन द करेक्ट एडवरेशन, यानी हमें जो बताना था क्वेश्चन नंबर 42 में, वाक्य को अगर हम सेंटेंस के हिसाब से लाएंगे तो यही आएगा सबसे पहले, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात कर रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स, यानी यदि हम मीन्स टू रिमूव, ठीक है, फ्रेजल वर्ब हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 43 की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टेक ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहे हैं। 44 में क्या कहा है, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच, यानी ये जो दिया है इंटीग्रिटी इज द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है ना, कैरेक्टर, तो इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। क्वेश्चन नंबर 44 की यदि हम बात करें तो मेटाफोर इसमें फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें क्या कहा है? 45 में हमसे कहा है कि आइडेंटिफाइड द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। मतलब कौन से पार्ट में क्या ग्रामेटिकल एरर है, ये हमसे पूछा गया है। क्या इसमें कहा, इट्स ए गुड आइडिया टू रीड अप ऑन ए कंपनी, ठीक है, बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। तो क्वेश्चन नंबर 45 की यदि हम बात करें तो इट्स का अर्थ क्या होता है? इट्स का आता है इट इज होता है, ठीक है ना। तो इट इज की यदि हम बात करें, इट इज की शॉर्ट फॉर्म होती है इट्स, ठीक है ना, इट इज की शॉर्ट फॉर्म होती है इट्स। और यदि हम बात करें यहाँ पर तो ये गलत प्रयोग हुआ क्या? हैज प्रयोग होगा, यहाँ पर हैज प्रयोग होगा। और 45 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, ये ही आपका ग्रामेटिकल एरर वाला पार्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 46 की हम बात करें, 46 में क्या कहा है? 46 में कहा है कि इसमें भी वही बताना हमें ग्रामेटिकल एरर। तो देखिए पढ़ लीजिए, इसमें कहा है द प्रिंसिपल वाज एक्सट्रीमली एंग्री ऑन द बॉयज हु थ्रू द pieces of the chalk at the टीचर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या गलती दी है, बी ऑप्शन में, यानी जो एंग्री ऑन है ना, इसकी जगह एंग्री एट होता, इसकी जगह एंग्री एट होता। तो ये कौन से पार्ट में दिया है? क्वेश्चन नंबर 46, यानी वी, यहाँ पर गलती है, एंग्री एट होता, यानी लड़कों पर वो गुस्सा कर रहे थे, नाराज थे। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, 47 में क्या कहा है? इसमें भी ग्रामेटिकल एरर बतानी है क्या हमें? देखिए ये दे रखा, ग्रामेटिकल एरर बतानी है, यानी प्रीति इज अब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग ड्यू टू सी इज आउट ऑफ स्टेशन। प्रीति जो है मीटिंग में अब्सेंट रही क्योंकि वो जो है ड्यूटी यानी दूर थी, सी इज आउट स्टेशन के बाहर थी। क्वेश्चन नंबर 47 की यदि हम बात करें तो ड्यू टू यहाँ पर एरर है, ऑप्शन नंबर बी में एरर है, ठीक है। चलिए रीजन की बात कर लिया तो बिकाउज कंजक्शन का प्रयोग किया जाना चाहिए था, यहाँ पर ड्यू टू गलत दिया है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। 48 में क्या कहा है? 48 में क्या रखा, इसमें भी ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा हमसे। ये कह रहा वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ड्स इज एज बिग एज इंडिया, ठीक है ना। वेरी फ्यू कंट्रीज, बहुत सी, कंट्री माने होती है राजधानी, इन द वर्ल्ड यानी देशों में, इज एज बिग एज इंडिया, ठीक है। तो इसकी यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की, तो जो इज दिया है ना, ये गलत है। कैसे गलत है? इज के स्थान पर आर होगा क्योंकि ये दे दिया कंट्रीज, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं बहुवचन की बात कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 49 की। 49 में क्या कहा है? ये कह दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम, यानी सिनोनियम बताना हमें, ठीक है, ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये जो दिया ना रेस्पिलिडेंट, इसका हमें सिनोनियम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 49 की यदि हम बात करें तो रेस्पिलिडेंट का अर्थ क्या होता है? चमकीला। और वहीं हम बात करें तो डेजलिंग का अर्थ भी होता है चमकीला। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, तो 50 में क्या कहा है इसको भी देख लीजिए। सेम वर्ड कह रहा है, कह रहा है सेम, मीनिंग द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, ठीक है। किलिंग ऑफ वंस मदर, वह जो अपनी माता की हत्या कर दे तो उसे क्या कहेंगे? मैट्रिसाइड, ठीक है। माता की हत्या करना क्या कहलाता है? मैट्रिसाइड कहलाता है। वहीं हम बात करें तो रेगिसाइड क्या कहलाता है? ये रेगिसाइड कहलाता है आपका राज हत्या। और इन्फेंसिसाइड क्या कहलाता है? ये कहलाता है शिशु हत्या, ठीक है ना। और प्रेटिसाइड कहलाता है पितृ हत्या। आगे चलते हैं दोस्तों। 51 में हमसे कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी, ये हमसे पूछा है। तो भैया 1922 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। वही बात करिए पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी, यानी इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का शासक था, उसको हराकर बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, बताइए। 53 का आंसर लो, एक ऑप्शन और है ये।
बताइए 53 का आंसर क्या होगा। ये जीके का सेशन हमारा शुरू हो गया है, ठीक है। बताइए 53 का आंसर। 53 में कहा इनमें से किससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो माना जाता है आपका, वो माना जाता है लॉर्ड क्लाइव को, ठीक है ना। क्लाइव को माना जाता है, क्योंकि यदि हम बात करें, क्लाइव जो है बंगाल का पहला गवर्नर था, बंगाल का प्रथम गवर्नर था, और 1766 में क्लाइव ने व्यापार समिति का गठन किया था, 68 में क्लाइव ने जो है व्यापार समिति को समाप्त कर दिया था। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। 54 में कह रखा है कि कलिंग युद्ध ने इनमें से किसके जीवन में परिवर्तन कर दिया था। अरे कलिंग का युद्ध जो लड़ा था वो अशोक ने ही तो लड़ा था 261 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की। तो 55 में क्या कहा है, 55 में हमसे कह रखा है कि पूर्ण स्वराज्य की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो पूर्ण स्वराज्य की यानी 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, वहां पर पूर्ण स्वराज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है। हाँ, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। 56 में क्या कहा है, 56 में हमसे पूछा है कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित किया जाने वाले नए अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो नए अनुसंधान केंद्र की यदि हम बात करें तो वो है आपका भारती। ये जो भारती स्थापित किया था अंटार्कटिका में, ये किया था 2015 में। और वहीं हम बात करें गंगोत्री की, तो गंगोत्री की स्थापना हुई थी 1993 में, सॉरी 83 में, 1983 में गंगोत्री की स्थापना हुई थी, और मैत्री की हुई थी 93 में। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। 57 में क्या कहा है, 57 में कह रखा है कि महासागरों में ज्वार उठते हैं। तो भैया महासागरों में जो ज्वार उठते हैं वो किस कारण से उठते हैं, ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 57 में। तो चंद्रमा के आकर्षण के कारण, बात ठीक है, सूर्य के आकर्षण के कारण, तो दोनों सही है, ठीक है ना, उपरोक्त दोनों ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। तो 58 में क्या कहा है, 58 में हमसे कह रखा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। तो भैया वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षोभ मंडल, ठीक है ना। पहले क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल, फिर आयन मंडल, और फिर आता है लास्ट में बहिर्मंडल, और इसके सबसे ऊपर आता है आपका अंतरिक्ष। 59 में हमसे कह रखा है कि भारत के निम्नलिखित शहरों में से किसमें वार्षिक ताप परिसर सबसे कम रहता है। तो पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, ये अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और यदि हम बात करें तो अब अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है। बताइए कमेंट बॉक्स में क्या कर दिया है नाम बदलकर। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की। तो 60 में कहा है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है। तो भैया ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत की यदि हम बात करें तो बायोगैस है, यहाँ पर कोयला पुराना है, पेट्रोलियम, केरोसिन भी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें 61 की। 61 में कहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो हम संशोधन करते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। तो 368 के तहत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की। तो इसमें कहा है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। क्वेश्चन नंबर 62 की यदि हम बात करें तो पहली जो विश्व की महिला प्रधानमंत्री थी वो थी ऑप्शन नंबर ए, यानी श्री माओ भंडार नायके। और ये किस देश की थी, ये थी आपकी प्रधानमंत्री श्रीलंका की, फ्रीडम पार्टी की थी ये। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। 63 में क्या कहा है, 63 में हमसे कहा है कि भारत की संविधान सभा की प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखो ये शब्द ही तुम्हें घुमा रहा है, क्या प्रत्यय पत्र समिति। क्वेश्चन नंबर 63 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, ठीक है। वही हम बात करें के एम मुंशी की। तो के एम मुंशी जो थे कार्य संचालन समिति से संबंधित थे। और वहीं पट्टाभी सीतारामैया की यदि हम बात करें तो ये जो है सदन समिति से थे।
और H.C. मुखर्जी जो थे ये आपके अल्पसंख्यक समिति से संबंधित थे। आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में क्या कहा है? 64 में हमसे कहा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो भैया साधारण नमक के रासायनिक नाम की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यानी सोडियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं NaCl। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। 65 में हमसे कहा है, क्या कहा है 65 में? ये कह रखा बुढ़ापे से संबंध अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं? यानी जो बुढ़ापा होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जेरेंटोलॉजी। कैसे याद करेंगे? जीरो जीरो हो जाता है ना बुढ़ापे में, जेरेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। और वहीं यदि हम बात करें कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। ठीक है ना, ये जो ऑन्कोलॉजी है ये कैंसर का अध्ययन होता है। और टेरेंटोलॉजी होता है शारीरिक विकास की असमानताओं का अध्ययन। और ऑर्थियोलॉजी क्या होता है भैया? पक्षियों से संबंधित अध्ययन ऑर्थियोलॉजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें कहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, मतलब मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है आपकी यकृत, जिसको हम अंग्रेजी में लीवर बोल देते हैं। वही हमसे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 67 की, क्या SBAYEM, ठीक है ना, सेबम भारत के किस राज्य की एक सर्वोत्कृष्ट योजना है? तो SBAYEM ये सर्वोत्कृष्ट योजना है, भारतीय राज्य की है। कौन से राज्य की है हमसे ये पूछा गया है? तो ये भैया आपके असम राज्य की योजना है। ठीक है, असम राज्य की योजना है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। 68 में क्या कहा है? 68 में हमसे कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में IIP का पूर्ण रूप क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित ये शब्द है IIP। इसका पूर्ण रूप हमसे पूछा है तो इसका हो जाएगा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। 69 में क्या कहा है? 69 में पूछ रखा है कि मतलब इंटरनेट एड्रेस यानी पते में टर्म यानी HTTP का पूरा अर्थ क्या है? तो ये जो HTTP दे रखा है इसका पूरा अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हो जाएगा किसका? HTTP की फुल फॉर्म हो जाएगी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 70 की। तो 70 में क्या कहा है इसको भी देख लीजिए। 70 में ये भी कंप्यूटर से संबंधित है क्वेश्चन। इनमें से कौन सी मेमोरी को लगातार फ्रेश यानी ताज़ा करना पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 70 की यदि हम बात करें तो जो आपका EPROM होती है ना, इसे बार बार फ्रेश करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, ताज़ा करना पड़ता है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की। तो 71 में क्या कहा है? 71 में पूछा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट द्वारा लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को सबसे उच्च शहर घोषित किया गया था? तो देखिए यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश का शहर इंदौर लगातार 4 वर्षों तक भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की। तो इसमें पूछा है मुंशी तोताराम उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित किस उपन्यास के पात्र हैं? मतलब एक उपन्यासकार हैं जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद्र, और इन्होंने एक उपन्यास लिखा है। उस उपन्यास में एक किरदार है जिसको कहा गया मुंशी तोताराम। तो ये मुंशी तोताराम प्रेमचंद के कौन से उपन्यास से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी निर्मला, निर्मला से संबंधित है मुंशी तोताराम। ठीक है ना। हाँ, निर्मला के पति का नाम है मुंशी तोताराम। ठीक है। और दहेज प्रथा और उन्मूलन विभाग को बनाकर ये किया गया है, 1972 में प्रकाशित हुआ था इसका। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। थोड़ा सा टेक्नीशियन एरर थी, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है मई 2024 में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो देखिए रन फॉर सन मतलब सूर्य के लिए दौड़। ठीक है ना। सौर ऊर्जा पर ध्यान दिया गया था। इसके संदर्भ में ये जो आयोजन हुआ था ये हुआ था आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 74 की। तो 74 में क्या कह रखा है?
74 में कहा है मई 2024 में किसे तीसरी बार क्रोएशिया का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो मई 2024 में बने थे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, क्रोएशिया के बने थे, कौन बने थे ये हमसे पूछा गया है। तो भैया ये बने थे आंद्रेजे प्लेकोविक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का। दोस्तों एक विशेष बात और वो ये है, आपके काम की भी है, मेरे भी काम की है, और वो ये है कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कर भला तो हो भला, यदि आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला निश्चित ही होगा। तो दोस्तों यदि ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम भी अपने टारगेट को प्राप्त कर सके। देखिए मैं फ्री पढ़ाता हूँ, फ्री ऑफ कोर्स सारी चीज़ें कराता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट है ये। हाँ, जैसे कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ठीक है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 जो आज के क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है और वो इस प्रकार है कि मई 2024 में किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। मतलब ताइवान के राष्ट्रपति जो 2024 में मई में बने थे, उन्होंने शपथ ली, वो कौन है। आपको ताइवान के राष्ट्रपति बताने हैं और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और आपके कमेंट का मैं जवाब भी दूंगा। तो 75वां क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, मैं आपके उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से हूँ। आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपसे मुलाकात होती है। क्लास को भैया शेयर जरूर कर देना, ठीक है, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।